सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। आज पाठशाला की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा संवाद करना चाहती हूं। सबसे पहले तो अदब से सर झुकाकर मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। हाथ जोड़कर आपको थैंक यू कहना चाहती हूं। आपने न्यूज की पाठशाला में मैडम की पहली क्लास को सुपर डुपर हिट कर दिया है। फुल अटेंडेंस लगाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर 1,25,000 कॉन्करेंट व्यूज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #पाठशाला विद रूबिका नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। फेसबुक, इंस्टा पर आपके मैसेजेस लगातार हमें मिल रहे थे और वो अद्भुत कर देने वाले थे। इस अटूट विश्वास के लिए, इस प्यार के लिए आपको मैडम की तरफ से फुल मार्क्स। मैं आपसे वादा करती हूं, जो देश के हित में होगा वही इस क्लास का विषय होगा, जो आपके जीवन से जुड़ा होगा वही इस पाठ का हिस्सा होगा। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत टफ होगी जिनका मकसद देश विरोधी नैरेटिव को मजबूत करना है। कल की एक खबर पे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वही जो नैरेटिव फैलाते हैं कि देश ठीक नहीं चल रहा है। ताल ठोक के कहती हूं, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज क्या क्या है, कौन कौन से पाठ, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जिस पर लगेगी क्लास। चैप्टर 1, ईरान से डील पर क्यों बदल रही है ट्रंप की फील। सीज फायर की टेबल पर खुला सरेंडर वाला चैप्टर और डील पर क्यों कह रहे हैं लोग बेगानी शादी में शरीफ दीवाना। फिर आएगा चैप्टर 2, मोदी ने कैसे रुदाली गैंग को और रुला दिया। मतलब मोदी भी ना मानते नहीं है। दुनिया में भारत का डंका और विपक्ष को क्यों है शंका, इस पर भी होगी बात। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 3, क्या संविधान खतरे में है वाली हांडी अब हिंदू राष्ट्र में बदल गई है। क्या कांग्रेस ने ऑपरेशन मॉनसून को डिकोड कर लिया है। और फिर आएगा चैप्टर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की क्लास है भैया लोग। क्या 79 साल से महाराणा प्रताप पर हमें झूठा पाठ पढ़ाया गया। बिन नतीजे हार की कहानी लिखने वाले साजिशकर्ता कौन, आज उसका खुलासा। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट। हम ऐसी चीजें जिसे रोज देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं कभी सोचते नहीं हैं। जैसे हिचकी आती है तो आप भी यही कहते होंगे, तुझे किसी ने याद किया है। लेकिन हिचकी आती क्यों है, सोचा है कभी? आज बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बाद कल पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर जाएंगे। जिला प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चंपत राय की बजाय उनके प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए सोशियोलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान क्वेश्चन पेपर की जगह छात्रों को आंसर की थमा दी गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। जांच में सामने आया कि प्रिंटिंग प्रेस से आंसर की और क्वेश्चन पेपर का लिफाफा बदल गया। अब 27 जून को दोबारा परीक्षा होगी। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका। बागी ऋतव्रत बनर्जी बनने रहेंगे विपक्ष के नेता। स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। टेलीग्राम ऐप पर दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि टेलीग्राम आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बन गया है। फिलहाल हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयंकर हादसा हो गया। एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग मुंडन कार्यक्रम से लौट रहे थे। बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं था, लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था। तो ईरान से डील पर क्यों बदल रही है ट्रंप की फील? सीजफायर की टेबल पर सरेंडर वाला चैप्टर खुल गया है क्या? और डील पर क्यों कह रही है दुनिया बेगानी शादी में शरीफ दीवाना? आज इस पर बात। कल रात 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका ईरान एग्रीमेंट के हार्ड कॉपी पर जैसे ही साइन किया, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये डील 70 दिनों से अटकी थी। और अटकी नहीं थी, लटकी भी थी और भटकी भी थी। कभी इस्लामाबाद में डील हो रही है, वो तो हो ना पाई। कभी कतर में डील हो रही है, कभी फोन पर डील हो रही है, कभी मैसेज में डील हो रही है, कभी ये फला डील करवा रहा है, कभी वो फला डील करवा रहा है, लेकिन सब हो रहा है, डील नहीं हो पा रही है। क्योंकि दोनों तरफ से डील की शर्तें ऐसी कि ना अमेरिका मानने को तैयार, ना ईरान पीछे हटने को तैयार। यह डील बहुत जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि पहले अमेरिका और ईरान के बीच जो 40 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, उस चक्कर में 110 दिनों तक हॉर्मूज बंद रहा। और ईरान ने हॉर्मूज जो बंद किया, पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत पड़ गई, टोटा। और इसीलिए ट्रंप के ऊपर डील करने का जबरदस्त ग्लोबल प्रेशर था। लेकिन ट्रंप ये किसी की सुनते हैं क्या? वो नहीं है, सुनबे ना करी। तो ट्रंप किसी की सुने नहीं, अचानक कौन सी ऐसी मजबूरी से टकरा गई है भैया कि डील के पेपर में फटाफट कलम चला दी। आज आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि इस डील के साइन होने से सबसे ज्यादा खुश कौन है, बताइए। हाँ भाई, कौन है खुश? है गलत जवाब, वो बगल वाला पाकिस्तान। शहबाज शरीफ खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे, हमने डील कर दी। सच्चाई है कि पाकिस्तान ने डील का गुड़ गोबर कर दिया है और इसीलिए इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई है। फिर भी शहबाज शरीफ ने डील का क्रेडिट लेने के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ईरान के बीच डील करने वाला और कराने वाला असली खिलाड़ी अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कौन है? और जो डील जिनेवा में साइन होनी थी 19 तारीख को, वो G7 के मंच पर क्यों साइन हुई? ट्रंप ने जिस वर्साई पैलेस को डील पर साइन करने के लिए चुना, उस जगह पर युद्ध से जुड़ा एक और समझौता बहुत पहले हो चुका है किसी जमाने में, और वो भयंकर युद्ध था। तो अमेरिका ने कुछ तो सोचा है। अमेरिका जिस देश की हस्ती मिटाने निकला था, जिस देश की 7 पुश्तें याद करवाने के लिए निकला था, जिस देश की सभ्यता पर बारूद बिछाने निकला था, रिजीम चेंज करने निकला था, उस अमेरिका ने युद्ध में क्या खोया क्या पाया, और जो युद्ध ईरान के ऊपर थोपा, उस युद्ध से ईरान ने क्या पाया क्या खोया, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों की आपसी लड़ाई में हमने क्या पाया क्या खोया, और कैसे दुनिया हिल गई। ट्रंप की सनक की वजह से दुनिया को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, ये सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊंगी। लेकिन पहले एक ट्रेलर आपके सामने रख रही हूं। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. तो अमेरिका ईरान युद्ध के अंत कथा का कंक्लूजन, इसका सार एक लाइन में बताना हो तो मैं यही कहूंगी, हॉर्मूज ने ईरान को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर ईरान के पास दुनिया की नस दबाने वाला हॉर्मूज नहीं होता तो अमेरिका यकीन मानिए अब तक ईरान को खत्म कर देता, नेस्त नाबूद कर देता। क्योंकि यह रिकॉर्ड रहा है कि अमेरिकी सेना
जिस भी देश में घुसी है वहां बर्बादी के अलावा इसने कुछ नहीं दिया है। वो देश आज तक उठकर अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं पाए, आज तक। और बताती हूं कैसे। अमेरिका 2001 में तालिबान और अलकायदा को निपटाने के चक्कर में अफगानिस्तान में घुसा। आज अफगानिस्तान की हालत आप देख लीजिए। अमेरिका 2003 में इराक में घुसा, सद्दाम को मारा। आज इराक की हालत भी आप देख लीजिए। अमेरिका 2014 में सीरिया में घुसा, असद की सत्ता उखाड़ फेंकी और सीरिया के शहरों को कंक्रीट के खंडहर में तब्दील कर दिया। फिर आया 2011, अमेरिका लीबिया में घुसा, गद्दाफी को मारा। आज तक लीबिया जल रहा है। और अभी ताजा ताजा वेनेजुएला में अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की यह दादागिरी दुनिया ने देखी। ईरान में भी अमेरिका, सच बता रही हूं, यही करना चाहता था। वही इराक जैसा हाल, लीबिया जैसा हाल, वेनेजुएला जैसा हाल। लेकिन ट्रंप को 14 शर्तों वाले एमओयू पर साइन करना पड़ा। वो 14 शर्तें पहले बताती हूं, क्यों करना पड़ा बाद में बताऊंगी। पहली शर्त क्या है? अमेरिका और ईरान इस शर्त पर राजी हुए हैं कि वो हर मोर्चे पर युद्ध को खत्म करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। ना कोई युद्ध शुरू करेगा, ना किसी तरह की कोई धमकी देगा। दूसरी शर्त क्या है? दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि वो एक दूसरे से आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी एक दूसरे के नहीं करेंगे। तीसरी शर्त क्या है? ईरान, अमेरिका ने 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौता करने की डेडलाइन तय की है और अगर बात नहीं बनी तो इसको भी वो आगे बढ़ा देंगे। मतलब बड़ा सब्र आ गया है भाई लोगों में। चौथी शर्त, हॉर्मुज पर 30 दिनों के भीतर दोनों तरफ से नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पांचवी शर्त, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से अगले 60 दिनों तक कोई टैक्स वसूली नहीं करेगा। छठी शर्त, अमेरिका ने इस बात पर हामी भर दी है कि ईरान में जो कुछ नुकसान हुआ उसे फिर से बनाने के लिए अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट के साथी देश जितने भी हैं वो 300 अरब की योजना तैयार करेंगे। सातवीं शर्त क्या है? अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि वो ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त कर देगा। आठवीं शर्त, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू में ईरान ने यह कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और ना किसी से हासिल करेगा। 400 किलो वाला वो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका भी कोई सोल्यूशन निकालेगा। 9वीं जो शर्त है वो क्या है कि ईरान इस बात पर मान तो गया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अंतिम डील होने तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बदलाव भी नहीं करेगा। अब 10वीं शर्त क्या है? अमेरिका ईरान को तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने के लिए फौरन इजाजत दे देगा। 11वीं शर्त है, अमेरिका ने वादा किया है कि ईरान की जो फ्रोजन संपत्ति है उसे वापस करेगा। अब यह कैसे होगा? यह अगले 60 दिन की बातचीत में तय होगा। 12वीं शर्त क्या है कि समझौते की निगरानी के लिए दोनों एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाएंगे कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। 13वीं शर्त, इसमें कहा गया है कि अंतिम समझौते के लिए बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक एमओयू की ऊपरी शर्त लागू नहीं की जाएगी। हमला ना करना, हॉर्मुज खोलना, तेल निर्यात करना, फ्रोजन फंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होना, ये सब शुरू होने के बाद ही दोनों देश अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे। और 14वीं और अंतिम शर्त क्या है? अगर अमेरिका ईरान अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता कर लेते हैं तो उसे यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वैधता दे दी जाएगी। तो फ्रांस में डील साइन करने के बाद ट्रंप ने मीडिया से चिल्ला चिल्ला कर कहा डील साइन हो गई। सुनिए अमेरिकन एक्सेंट में। तो कल रात अमेरिका और ईरान के बीच जो डील साइन हुई उसकी जगह और तारीख पहले से तय थी। ये तो नहीं थी, ये जगह नहीं थी जहां ट्रंप को साइन करना था। तो ट्रंप है, जब मर्जी आई कर देंगे, है ना। कहते नहीं थकते ना, आई एम द बॉस। तो बॉस को लगा कि नहीं भाई 2 दिन का है इंतजार करना, हम तो इधर ही साइन कर लेते। ये डील 2 दिन बाद साइन होनी थी। ट्रंप ने 2 दिन का इंतजार भी नहीं किया,
शायद ट्रम्प को इस जगह पर डील साइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बढ़िया मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा और जिनेवा में तो क्या ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है। या ये सोचा कि ज्यादा मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, यहां साइन करूंगा तो माइलेज मिल जाएगा, या फिर क्या पता साथियों ने ये बताया हो कि सर हिस्ट्री बन जाएगी, कर दीजिए यहां पर साइन। 17 जून को फ्रांस में 15 देशों के हेड ऑफ जो स्टेट्स हैं वो वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए, ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में इस डील को इसलिए साइन किया क्योंकि इतिहास यहां पर पहले भी लिखा गया है, युद्ध को ही लेकर लिखा गया है। यहां युद्ध से जुड़ा एक समझौता पहले भी हुआ था। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में 107 साल पहले युद्ध समझौता हुआ। 1919 में इसी जगह पर प्रथम विश्व युद्ध खत्म करने वाली वर्साई संधि हुई थी। 28 जून 1919 को यानी 1990 को इसी वर्साई पैलेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वर्साई की संधि पर साइन किए थे, ट्रीटी ऑफ वर्साई। उसी संधि के बाद पहला विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर समाप्त हुआ था और अब 18 जून 2026 को उसी जगह अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन करने के लिए वर्साई पैलेस को जानबूझकर चुना, अपने समझौते को सीधे इतिहास से जोड़कर यह बताने की कोशिश की कि इस युद्ध में अमेरिका की जीत हुई। लेकिन आप देखिए, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका जीते हुए देशों वाले गुट में था, यहां पर ऐसा नहीं है। इस बार ट्रंप को अमेरिका की इज्जत बचाने के लिए यह डील साइन करनी पड़ी है, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था तब क्या कहा था भाई लोगों, क्या कहा था? यह कहा था कि हम ईरान की रिजीम चेंज कर लेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। और कल जो डील साइन की है उसमें क्या है? ट्रंपवा के सुर बदले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को मिसाइल रखने का हक है। देखिए गजब बदल जाते हैं। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. अब irrelevant proportion याद आ रहा है। अरे भैया ये इतनी सी सिंपल सी बात थी तो यह बात बता देते ना आप ईरान को। वहां जाकर बम भी फेंकना है, मिसाइल भी दागनी है, दुनिया को बताना भी है कि हम इनकी साथ पुश्ते याद दिला देंगे, तबाही मचा देंगे। और अब क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर। ट्रंप के सुर बदले हैं और ईरान की बॉडी लैंग्वेज भी बदली है। यह डील हर हाल में यकीन मानिए ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकाई सीना तान कर कह रहे हैं, क्या सुनिए, कह रहे हैं कि ईरान के टीवी चैनल पर आकर एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम की क्षमता कमजोर करना यानी उसका डाइल्यूशन करना केवल चर्चा का एक विकल्प है, कोई एकमात्र रास्ता नहीं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी बातचीत पे चर्चा नहीं की जाएगी। ईरान की रक्षा क्षमताओं पर बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना बना रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कहकर अमेरिका और इजराइल का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ईरान ने परमाणु शक्तियों वाले दो देशों को युद्ध के मैदान में अकेले देख लिया। ये सच है कि नहीं है? ईरान ने अमेरिका के साथ जो डील साइन की है उसमें ऐसी किसी भी शर्त को शामिल नहीं होने दिया जिसमें ईरान की संप्रभुता, सैन्य क्षमता और हॉर्मुज पर उसकी पकड़ को कमजोर किया जा सके। ऐसा एक भी पॉइंट मैंने 14 आपको पढ़कर सुना दिया है। तो ईरान, वो इसे कहते हैं ना, क्या है वो, अरे वो बाजीगर का कौन सा डायलॉग है? हाँ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये ईरान ने कर दिखाया है और जो नहीं कर दिखाया वो पाकिस्तान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
आज आपको दिखा देती हूँ। फ्रांस में डील साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस डील का क्रेडिट कैसे खुद लेने लगे ये मैं आपको बताती हूँ। शहबाज शरीफ ने लिखे जो खत तुझे किया और ये गर्व के साथ कहा कि आज अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक इस्लामाबाद एमओयू पर साइन हो गए। इस मेमोरेंडम पर दोनों देशों के सम्मानित राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए और मध्यस्थ के तौर पर मैंने भी इसे मंजूरी दी है। इस्लामाबाद एमओयू तुरंत लागू हो जाएगा। अरे भाई, तुम होते कौन हो मंजूरी देने वाले? अगर इस डील में तुम्हारी भूमिका इतनी ही अहम थी तो जिस वक्त ये डील साइन हो रही थी किधर थे? वर्साई पैलेस में कहां थे? दरवाजे के पास खड़े थे, दरबान वाली भूमिका में कहां थे? ट्रंप ने तो शहबाज को पूछा तक नहीं। और वैसे भी इस डील में पाकिस्तान का चैप्टर उसी दिन बंद हो गया जिस दिन इस्लामाबाद ने यह डील फेल कर दी। कतर ने इस डील को अंजाम तक पहुंचाया है। कतर ने अहम रोल निभाया है। अमेरिका और ईरान के बीच 70 दिन की कोशिश के बाद डील साइन हुई कतर की वजह से। वो जो सारे फ्रोजन जो अकाउंट्स हैं, पैसा है जो मिलेगा ईरान को, वो कतर की मदद से मिलेगा। पाकिस्तान के पास तो कटोरा है। ये डील ज्यादा दिनों की मेहमान वैसे मैं बता रही हूं आपको दिख नहीं रही है। डील साइन होने के बाद भी इजराइल की सेना जो है वो साउथ लेबनान में बम गोले बरसा रही है। नहीं सुन रही वो ट्रंप की। ट्रंप ने जो डील साइन की है उसमें ईरान ने साफ साफ कहा है कि लेबनान में हमला रुकना चाहिए, तभी ये डील कारगर मानी जाएगी। लेकिन लगता है नेतन्याहू ये डील तोड़वा कर मानेंगे, वो नहीं मानने वाले। क्योंकि जब कोई युद्ध होता है तो उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं और ज्यादा नुकसान ही होते हैं। हर घड़ी देश ये हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि उसने इस जंग में क्या खोया और क्या पाया। और इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा ये कहता है, भारत हमेशा ये कहता है, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम शांति के पक्ष में हैं, अशांति के पक्ष में नहीं है। पाठशाला में युद्ध से हुए फायदे और नुकसान के चैप्टर में सबसे पहले मैं अमेरिका की बात करती हूं। और अमेरिका की बात एक तो, हेलो बोर्ड बाबू, आपको क्या करना है? आपको मैडम की बात सुननी है। और कैसे सुननी है? ऐसे सुननी है, ऐसे चल रहा है। अमेरिका का दावा। रिजीम चेंज, ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ रिजीम चेंज? जोर से अरे कहाँ हुआ बताओ? रिजीम चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन। हुई सत्ता परिवर्तन? नहीं हुई ना, तो फिर नहीं। दूसरा क्या करेंगे? यूरेनियम लाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? यूरेनियम आया? नहीं आया ना? 1 ग्राम भी नहीं आया। 1 ग्राम यूरेनियम नहीं ला पाए। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ, यूरेनियम लाएंगे नहीं। कितना था? 400 केजी यूरेनियम लाने की बात थी, नहीं आया। फिर कहा तेहरान पर कब्जा करेंगे। तेहरान पर कब्जा हुआ? जल्दी बताइए। तेहरान पर कब्जा नहीं हुआ। क्या दावा था कि 4 दिन में करेंगे। युद्ध कितने दिन चला? 40 दिन। यानी ये भी नीलबटा सन्नाटा। ईरान को घुटने पर लाएंगे। ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, आखिर में कुछ नहीं कर पाए। ईरान को मिसाइल नहीं बनाने देंगे। क्या हुआ? मिसाइल का क्या हुआ? अभी हमने आपको सुनाया। ट्रंप क्या कह रहे हैं? सबको मिसाइल रखने का हक है। प्रपोर्शन आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे।
तेल पर कब्जा हुआ, उल्टा हॉर्मूज तक नहीं खुलवा पाए। नाटो देशों से मदद मांगी, किसी ने साथ नहीं दिया हॉर्मूज पर। तो बताइए, अमेरिका का दावा सही कि झूठ? मैं कहती हूं फेल, पूरी तरह से। और इसीलिए अमेरिका बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान में यह कर देंगे, ईरान में वो कर देंगे। किया क्या? मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर। दूसरी तरफ ईरान को युद्ध से नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वो झुका नहीं। उसके ईरान के शीर्ष नेतृत्व को सच में बड़ा झटका लगा, लेकिन वो झुका नहीं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई सहित IRGC और रक्षा मंत्रालय के कई प्रमुख अधिकारी मारे गए। ईरान की पारंपरिक नौसेना को डुबो दिया गया, डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। उसे मिला यह कि उसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर MOU साइन करवा दिया और दुनिया में अपना कद बढ़ा दिया। हॉर्मूज में टोल वसूलने की छूट हासिल कर दी। हॉर्मूज बंद होने से उसे आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि सप्लाई रुकने से कच्चा तेल समंदर में बहाना पड़ा। लेकिन ईरान सालों से लगे प्रतिबंध में ढील दिलाने में कामयाब रहा। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे बहुत बुरी तरह से नेस्तनाबूद हुए। उसके बंदरगाह, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने, स्टील, एल्यूमीनियम संयंत्रों को भारी बमबारी का शिकार होना पड़ा। लेकिन युद्ध के बाद अब जब प्रतिबंध हटाया जाएगा, तो ईरान अपने तेल टैंकर्स में जमा करोड़ों बैरल तेल को खुले तौर पर बेचेगा, मनमानी रकम पर बेचेगा। और दूसरा यह कि उसे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो ईरान अमेरिकी युद्ध का नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा था। ईरान के पास के जो इलाके हैं उसमें दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा केंद्र है, जिससे आपूर्ति ठप हुई और दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगे हुए। विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाया। हॉर्मूज से विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रास्ता रुकने से जहाज, कंटेनर और कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई। युद्ध के दौरान निवेशकों ने जोखिम काम किया। इससे कई बाजारों में गिरावट और अस्थिरता देखी। इस युद्ध से दुनिया कैसे प्रभावित हुई, क्या सबक लिया, यह भी जल्दी से आपको बता देते हैं। युद्ध ने कई देशों को यह एहसास करा दिया कि तेल पर ज्यादा डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। ऊर्जा के नए जरिए खोजने ही पड़ेंगे। परमाणु ऊर्जा और सप्लाई के दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तेल और गैस महंगे होने से कुछ उत्पादक देशों और ऊर्जा कंपनियों की आय बढ़ी। कई देशों ने महसूस किया कि मध्य पूर्व का कोई बड़ा युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए भविष्य में संकट प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद करती हूं ये चैप्टर एकदम क्लियर होगा। अब सवाल भी पूछ सकती हूं, है ना? मार्क्स पूरे हैं देने के लिए भी और आपको लेने के लिए भी। अब पाठशाला में अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर क्या है? मोदी ने कैसे रुदाली गैंग को रुला दिया। दुनिया में भारत का डंका, विपक्ष को क्यों शंका? जो लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी का बुलबुला फूट गया है, अब वो बात नहीं रही। पीएम मोदी ने नाम की हवा भी अब नहीं रही। भारत विश्व गुरु बनने की रेस में पिछड़ गया, ये रुदाली गैंग कहती थी ना, कहती थी कि नहीं कहती? फ्रांस से आई तस्वीरों ने ऐसे नैरेटिव फैलाने वालों की बोलती बंद कर दी। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पीएम मोदी को हाथों हाथ लिया गया। मैं तो कुछ नहीं कह रही, ये तस्वीरें कह रही है। आज पूरी दुनिया पीएम मोदी का जलवा देख रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप G7 भारत को पार्टनर बना रहा है। इसे आप ऐसे समझिए, G7 समिट में ग्रुप से बाहर के 8 देशों को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ भारत इकलौता देश है जिसे समिट की सभी मीटिंग्स में बुलाया गया। G7 के देश दुनिया भर के जितने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वहां भारत का सीधा एक्सेस है। भारत न सिर्फ अपनी राय रख रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आ रही। दुनिया में पीएम मोदी की वाहवाह हो रही है, विपक्ष दुख जता रहा है। भारत में विपक्ष के साथ यही दिक्कत भी है।
दुनिया में भारत का नाम होता है, इकोनॉमी बढ़ती है, पूरी दुनिया भारत को हाथों हाथ लेती है, लेकिन विपक्ष को पीएम के खिलाफ एजेंडा फैलाना होता है, दुखी होना होता है। पीएम मोदी के खिलाफ अब क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है? G7 में पहुंचकर हमने हासिल क्या किया है? पीएम मोदी के यूरोप दौरे पर भारत को क्या क्या मिलेगा? इस बार भी विदेशी दौरे पर मोदी के नारे लोग लगाते क्यों नहीं थक रहे, ये सब बताऊंगी। इसे जानने समझने के बजाय विपक्ष क्या कर रहा है? पीएम मोदी को पहले के प्रधानमंत्रियों से कमजोर साबित करने पर उतारू है। मनमोहन सिंह की वीडियो शेयर कर रहे हैं। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर क्या क्या बात चल रही है, पीएम मोदी फ्रांस से क्या लेकर लौटने वाले हैं, ये सब बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ट्रेलर दिखा देती हूं। नमस्कार। तो G7 में पीएम मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी को धार दी। आज उनका बिजनेस डिप्लोमेसी वाला स्टाइल भी दुनिया देख रही है। आज पीएम मोदी 2 अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। पहले तो उन्होंने फ्रांस के 3 ग्लोबल कंपनीज की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की, वीवा टेक समिट से इनोवेशन, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी पर बात की। पहले आपको बताती हूं, बार बार ग्लोबल कंपनियां ये जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, और ये ग्लोबल कंपनियां कितनी बड़ी है, उनके सीईओज कौन हैं, इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि ये लोग जो कहते हैं ना कि ये जबरदस्ती तारीफ करते हैं, ये तो मोदी की वाहवाही करते हैं, आपको पता पड़ेगा इसके पीछे का कारण जब आप जानेंगे कि पीएम जिनसे मिल रहे हैं क्यों मिल रहे हैं। पीएम मोदी जो मिस्ट्राल एआई के को फाउंडर हैं और सीईओ आर्थर मेनिक्स है, उनसे मिले। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि आज हुई वीवा टेक समिट में भारत के ऑफिशियल एआई कंट्री पार्टनर का तमगा मिला था। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मिस्ट्राल एआई के सीईओ भारत के साथ काम करने की बड़ी इच्छा जताते हैं। कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर एआई सेक्टर में नए इनोवेशन और पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। पीएम ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनी सैन-गोबैन के चेयरमैन और सीईओ बिनोय बेजन से मुलाकात की। बैठक में कंस्ट्रक्शन और मटेरियल सेक्टर में इको फ्रेंडली काम करने पर जोर दिया गया। कंपनी के सीईओ ने भारत में अपना बिजनेस और निवेश दोनों बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम ने रेलवे, मैस ट्रांजिट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी एल्स्टॉम के सीईओ मार्टिन सायन से भी मुलाकात की और भारत के रेलवे सिस्टम को मॉडर्न बनाने और नए मैक्रो पर चर्चा जो है वो की है। कंपनी ने भारत में बिजनेस बढ़ाने पर जोर दिया है। मतलब देख रहे हैं आप, सैलानियों के लिए फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसे होता है, वैसे ही बिजनेसमैन और कंपनियों के लिए भारत को फेवरेट डेस्टिनेशन कैसे बनाना है उस पर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वीवा टेक को यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट माना जाता है, जहां दुनिया भर के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स एक साथ आते हैं। इस साल भारत एआई पार्टनर देश के तौर पर इसमें हिस्सा ले रहा है। इस समिट में भारत का नेशनल पवेलियन सबसे बड़ा बनाया गया है और सबसे पहले एंट्री पॉइंट में वीवा टेक समिट में पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी पहुंचे। मैक्रो ने पीएम मोदी के साथ एआई पवेलियन देखा। वीवा टेक समिट में पीएम मोदी भारत के बढ़ते इनोवेशन, इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई तरक्की को सबके सामने रख रहे थे। पीएम मोदी ने इस मसले पर क्या कहा, आप उसे देखिए पहले। With the launch of the India-France Year of Innovation this year, France is serving as an important bridge that is bringing the tech ecosystems of India and Europe closer. From Bharat Innovates held a few days ago in Nice to Viva Tech
in Paris today. Our startups are forging many new partnerships. वीवा टेक समिट में भारत को अचानक शामिल नहीं किया गया है। नो 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 नो। एआई मार्केट में भारत तेजी से बढ़ता हुआ प्लेयर साबित हो रहा है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी और एआई टैलेंट बेस है। भारत में 6 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स हैं। यहां से हर साल लाखों की संख्या में स्टेम ग्रेजुएट्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के छात्र निकलते हैं। भारत सरकार ने सोवेरेन एआई के तहत इंडिया एआई मिशन को लॉन्च कर दिया है, जो कि तकनीक, मॉडल और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बड़ा कदम है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 87% एंटरप्राइजेस सक्रिय रूप से एआई का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय कंपनियां रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कानूनी मामलों में एआई को तेजी से अपना रही है और भारत में एआई पर आधारित 500 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं। भारत का अगला लक्ष्य एग्रीकल्चर यानी कृषि, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन को एआई के जरिए बूस्ट करना है और इसीलिए एआई मार्केट में भारत सबसे तेजी से बढ़ता प्लेयर बन रहा है। भारत के पास इनोवेटिव ब्रेन है, सबसे बड़ा मार्केट है और इसीलिए आप प्रधानमंत्री को यहां पर देख रहे थे। G7 के ताकतवर देश भारत की इस ताकत को तो जानते ही है, इसीलिए G7 ने भारत को फुल एक्सेस दे दिया। भारत के G7 में एक्सेस देने के और भी कारण हैं। पहला यह कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। दूसरा यह कि G7 देशों को भारत की ताकत और पीएम की लीडरशिप पर भरोसा है। G7 में अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान सब शामिल है। लेकिन भारत इसका औपचारिक पार्टनर नहीं होने के बावजूद खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज से लेकर सुरक्षा में भारत की भागीदारी साफ है। भारत के शामिल हुए बगैर बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेना इधर मुश्किल होता जा रहा है। भारत ने खुद को विकसित अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच एक पुल के तौर पर स्थापित किया है, जो यहां पर दिखा है। चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत G7 देशों के लिए टेंशन बनी और इसीलिए भारत का दबदबा यहां पर बढ़ रहा है। अब G8 में डिफैक्टो यानी व्यवहारिक रूप से भी भारत की भागीदारी बढ़ती जा रही है, ये समझ लीजिए आप। यही वजह है कि G7 में जितनी भी मिनिस्ट्रियल और वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है उसमें भारत शामिल हो रहा है। इस बार G7 की अलग अलग मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई वो भी जल्दी से आपको दिखाती हूं। पहली मीटिंग बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए हो रही है। दूसरी मीटिंग यूक्रेन और यूरोप में शांति स्थापना के लिए हो रही है। तीसरी मीटिंग मध्य पूर्व में संकट खत्म करने और स्थिरता के लिए हो रही है। चौथी मीटिंग नई पार्टनरशिप और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को कायम करने पर है। पांचवी मीटिंग संतुलित और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर हो रही है। छठी हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, सुरक्षित होना चाहिए, तेज उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इन सब पर। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में दिख रहे हैं, डील पर डील फाइनल कर रहे हैं और उधर विपक्ष रीलबाजी कर रहा है। पीएम मोदी ने जब ट्रंप के साथ जॉइंट स्टेटमेंट दिया था तब एक नोट पर लिखा हुआ कुछ पढ़ लिया, वो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूं। यहीं पर खेल शुरू होगा है? अब विपक्ष इसी वीडियो को पोस्ट कर करके पीएम को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर करती है जिस पर लिखती है, तब चर्चे वाले प्रधानमंत्री अब पर्चे वाले प्रधानमंत्री। आप देखिए कि पीएम मोदी पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। ट्रंप से जो भी कह रहे हैं उसमें जरा भी चूक हुई हो तो आप फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन दो टूक एकदम भारी लहजे में बात कह रहे हैं। और उससे पहले आपने देखा है कि दुनिया के तमाम दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ट्रंप के सामने बैठते हैं तो किस तरीके से बैठते हैं और ट्रंप कैसे उनको ट्रोल करता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि धड़ाधड़ पर्ची देखकर 6 बार एक्सीलेंसी बुलाया, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं तो पर्ची ही सही। कांग्रेस नेता रागिनी कहती हैं, मोदी जी एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी कहते हुए ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए जा रहे हैं। मोदी जी के इंटरप्रेटर सुधार करते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक टेलीप्रॉम्प्टर के अभाव में पर्ची पढ़ने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो पर्ची देखकर देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साफ तौर पर बता रहे हैं। ये जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, इनके आगे तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, लेकिन क्या ये पर्ची लाते नहीं है? इनके दिमाग में ऐसा एआई घुसा हुआ है कि इनको सब यूं ही समझ आ जाता है कि एक छोटी सी पर्ची देखकर परेशानी हो रही है। पर पर्ची पर चर्चा करने में कौन सा खर्चा, तो चलो कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर। पाठशाला में अब महाराणा प्रताप से जुड़े अधूरे इतिहास का चैप्टर। क्या 79 साल से महाराणा प्रताप पर हमें झूठा पाठ पढ़ाया गया? बिना नतीजा हार की कहानी लिखने वाले साजिशकर्ता कौन? हल्दीघाटी युद्ध को लेकर अब तक हमें ज्यादातर इतिहासकारों ने यही बताया है ना कि अकबर महान की मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को हरा दिया। लेकिन आज न्यूज की पाठशाला में मैडम आपको हल्दीघाटी युद्ध से जुड़ा एक ऐसा अनसुना चैप्टर बताने वाली हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसके लिए आपको दिल, दिमाग, आंख, नाक, कान खोलकर इस क्लास में दाखिला लेना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान ऐसा समय आया जब अकबर की मुगल सेना ने सरेंडर कर दिया। यह बात सालों तक आपसे छिपाई गई। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस मुद्दे को उठाकर कई हैरान करने वाले सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं। कल उदयपुर में हुआ था ये हल्दीघाटी युद्ध के 450वें वर्ष और महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती जब मनाई गई तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हल्दीघाटी युद्ध के अनसुने इतिहास से जुड़ा एक मुद्दा उठा दिया। मोहन भागवत ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत कुछ इतिहासकारों ने अकबर को हल्दीघाटी युद्ध का विजेता बताया है, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। पहले आप मोहन भागवत के इस बयान को सुनिए, इसके बाद युद्ध से जुड़े अनसुने इतिहास का चैप्टर आपके सामने। आज हम राणा प्रताप की जयंती करते हैं। दुनिया में कहीं पर आपने सुना है अकबर की जयंती होती है? तो जीता कौन है भाई? हल्दीघाटी की युद्ध में विजय किसकी, ये कोई शंका की बात है? भ्रम उत्पन्न कैसे होता है? आज हम यहां बैठे हैं, धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहां भगवे झंडे लगे हैं, साफ है कि हल्दीघाटी में राणा प्रताप जीते, इसलिए हो रहा है। लेकिन हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि किन बातों के कारण जीते। वो केवल सेना के सामर्थ्य की बात नहीं है। सेना और शस्त्रों का सामर्थ्य देखेंगे तो अकबर का पलड़ा भारी था, लेकिन जो उसके पास नहीं है वो इनके पास था। ये सूर्यवंशी है ना। और ये कहने में किसी को संकोच होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको हल्दीघाटी युद्ध की टाइमलाइन बता देती हूं ताकि आप ये समझ सकें कि कुछ इतिहासकारों पर अगर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने तथ्यों से छेड़छाड़ की या फैक्ट को दबा दिया तो ऐसे आरोपों की वजह क्या हो सकती है। नोट कर लीजिए, 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। इस दौरान अकबर ने मेवाड़ को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए कई सारे दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। वो महाराणा थे। 1572 से 1576 के दौरान अकबर ने मेवाड़ को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दूत भेजे। जलाल खान खुर्ची, राजा मानसिंह, राजा भगवंत दास और टोडरमल, लेकिन सभी महाराणा प्रताप के सामने फेल हो गए। इसके बाद अहंकार से भरे अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने का आदेश दिया। 1576 की शुरुआत में अकबर ने राजा मान सिंह प्रथम आमेर वाले उनको मेवाड़ मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। मान सिंह ने मंडलगढ़ में अपनी सेना जुटाई और गोगुंदा की तरफ बढ़े और अप्रैल 1576 में हल्दीघाटी में युद्ध शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा।
महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 20,000 सैनिक शामिल थे और अकबर की सेना में कितने? 80,000 सैनिक। महाराणा प्रताप के पास कितने सैनिक थे? 20,000। अकबर के पास कितने थे? 80,000। 18 जून को मुगल सेना ने गोगुंदा, जो कि उस वक्त महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप को वो पकड़ नहीं पाए। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए, घास की रोटी खाए। इसके बाद अकबर के दरबार में बैठे इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को विजेता घोषित कर दिया। अबुल फजल और अब्दुल कादिर जैसे इतिहासकारों ने अकबर को हल्दी घाटी युद्ध को अकबर की जीत बता डाला। यहां तक कि इतिहास अब तक हम जितना भी सिलेबस पढ़ते आए हैं, हमारे बच्चों ने जो पढ़ा, हमारे माँ बाप ने जो पढ़ा, सारे किस्से और कहानी जो रटवाए हमसे गए, उसमें क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल जीत गए, जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक रूप से किसी एक पक्ष की पूर्ण जीत नहीं हुई थी। तो जब कोई जीता ही नहीं, जब निर्णायक ही नहीं था युद्ध, तो हारा कोई कैसे और जीता कोई कैसे? इस युद्ध के कुछ महीनों बाद महाराणा प्रताप ने जो किया, उस तथ्य को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी शायद मिलनी चाहिए थी, जिसे लेकर कुछ इतिहासकार समय समय पर सवाल उठाते रहे। 1576 के बाद अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ने की वजह से कुछ समय के लिए दरबार से दूर कर दिया था। कितनों को पता था ये बात? पता थी? 1577 में और फिर उसके बाद 1577 से 1582 के दौरान अकबर ने शहबाज खान और दूसरे सेनापतियों को भेजकर मेवाड़ पर दबाव बनाया ताकि महाराणा प्रताप पीछे हट जाए। लेकिन महाराणा थे, गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल कर रखी थी, हिट एंड रन तकनीक उन्होंने जारी रखी। मुगल सेना को ऐसा भारी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने ऐसा भारी नुकसान पहुंचाया कि नस्लें याद रख रही थी। महाराणा के किस्से कहानियों में न सिर्फ मुगल सेना बल्कि राजशाही में उस वक्त सुप्रीम कमांडर था ना अकबर, उसके नाक में भी दम हो रखा था। 1582 में देवैर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को निर्णायक रूप से हराया और गोगुंदा सहित मेवाड़ के इलाकों पर दोबारा अपना अधिकार जमा दिया। हल्दी घाटी युद्ध को लेकर अकबर के दरबार में कई ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का विजेता बताया था अकबर को। उस दौर में आप मुझे बताइए, किसमें इतनी हिम्मत थी जो अकबर के सामने खड़ा हो जाता और ये कहता कि नहीं, आप नहीं जीत पाए हैं हुजूर, जो इस बात का विरोध कर देता? कोई था ऐसा? हो सकता है कोई ऐसा? अरे था ऐसा, जिसने मुगल सेना की सच्चाई सामने रख दी। अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबारी इतिहासकार और उनके नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने तो हल्दी घाटी युद्ध को मान सिंह के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की जीत बताया था। क्या लिखा था? मुगल सेना ने हल्दी घाटी के मैदान पर कब्जा किया, मेवाड़ी सेना को भारी नुकसान हुआ, महाराणा प्रताप घायल होकर पीछे हटे। जबकि दूसरे मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा कि मुगल सेना की जो अग्रिम टुकड़ी थी वो पूरी तरह से हार गई। हल्दी घाटी के ऊबड़ खाबड़ इलाके और घुमावदार रास्तों के कारण मुगल सेना बिखर गई। ये किसी और ने नहीं, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। अकबर ने मान सिंह और आसफ खान पर नाराजगी जताई, डिमोट कर दिया। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अकबर की विशाल सेना पर भारी पड़ी थी। सुन लीजिए आप। कि अकबर को समझ में आ गया कि हम हल्दी घाटी हारे हैं। फिर आप देखिए कि जो बदायूनी इस युद्ध में मौजूद था, वो यहां से जाते हुए लिखता है कि जब हल्दी घाटी से मैं सीकरी तक गया तब किसी ने भी ये विश्वास नहीं किया कि प्रताप हार गए। और हल्दी घाटी युद्ध की एकमात्र उपलब्धि राम प्रसाद हाथी था। क्या लिख रहा है बदायूनी? एकमात्र उपलब्धि, और कोई उपलब्धि नहीं है। भारत के अनकहे इतिहास को उजागर करने वाले मशहूर इतिहासकार रघुहरि डालमिया, नाम याद कर लीजिए। क्या नाम है? रघुहरि डालमिया। रघुहरि डालमिया ने महाराणा प्रताप के बारे में अपनी किताब द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया
इन्वेडर्स, क्रूएलिटी एंड कॉन्स्पिरेसी। किताब मत याद रखना, लेकिन कौन है वापस बताइए, इतिहासकार कौन है? रघुहरी डालमिया। महाराणा प्रताप के बारे में जो लिखा है, कई खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा है कि मुगल सेना को अपने से लगभग 4 गुना छोटी सेना के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। हालांकि मेवाड़ को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम से निराश होकर अकबर ने मान सिंह और आसफ खान को पदावनत यानी कि डिमोट कर दिया। यही बात मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी लिखी है। इसके आगे रघुहरी डालमिया लिखते हैं कि नवंबर 1576 में अकबर एक विशाल सेना लेकर गोगुंदा पहुंचा था। यदि वो हल्दी घाटी का युद्ध जीत गया तो उसे उसी क्षेत्र पर दोबारा आक्रमण करने की क्या जरूरत थी? फिर गोगुंदा क्यों पहुंचा? मार्च 1576 में मान सिंह और आसफ खान गोगुंदा क्षेत्र में फंस गए। उनके सैकड़ों सैनिक भूख और बीमारी से मर गए। अकबर को उन्हें वापस बुलाना पड़ा। उनकी इस विफलता के कारण उन्हें फिर से पदावनत यानी कि डिमोट कर दिया गया। अकबर और प्रताप दोनों ने यह समझ लिया था कि सिसोदिया सेना की पर्वतीय युद्ध कौशल यानी गुरिल्ला तकनीक का मुगलों के पास कोई जवाब नहीं। इससे सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसी निर्णायक परिणाम के बिना समाप्त हुआ। आप और मैं लड़े, जीता कौन किसी को नहीं पता, हारा कौन किसी को नहीं पता। तो फिर मुगल हल्दी घाटी कैसे जीत गए? अब मोहन भागवत के इसी पहलू को उठाने पर त्राहिमाम मचा हुआ है। दुनिया भर के इतिहासकारों में हलचल मच गई है। हल्दी घाटी युद्ध को लेकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, ब्रिटिश इतिहासकार का नाम क्या हुआ? कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपाइल कहा है। ग्रीक भाषा में थर्मोपाइल का अर्थ है गर्म द्वार, जिसमें मुगल सेना फंस गई। कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि छोटी मेवाड़ी सेना द्वारा बड़ी मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई गई। युद्ध क्षेत्र मुगलों के पास रहने के बावजूद इसे निर्णायक हार नहीं माना, बल्कि महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में टॉड ने बताया। बाद में देवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया, जिसमें मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि गुरिल्ला वॉर में महाराणा प्रताप सा कोई नहीं था। यह बात आप तक पहुंचाई ही नहीं गई। और आपको यह जानकर हैरानी होगी, अकबर के दरबार में एक कवि था। पता है आप सबको? अकबर के दरबार में एक कवि था। कवि का नाम था दुर्सा आढ़ा। क्या नाम था? दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा ने अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा की थी। दुर्सा आढ़ा ने महाराणा प्रताप की वीरता पर एक संकलन लिखा था, जिसमें 76 सोरठ यानी दोहे लिखे थे। दुर्सा आढ़ा ने अकबर की तुलना में महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, वीरता, धर्म रक्षा और स्वाधीनता को श्रेष्ठ बताया था। और ये किसी और दरबार में नहीं, अकबर के दरबार में उन्होंने लिखा, अकबर गरब न आणन हिंदू सह चाकर हुआ, दीठो कोई दीवान कर तो लटका कटहड़ा। अर्थ क्या हुआ? ए अकबर या हे अकबर, हे अकबर, सब हिंदू तेरे चाकर हो गए। इस बात का अभिमान मत कर। क्या कभी किसी को या क्या कभी किसी ने महाराणा प्रताप को शाही कटघरे के पास झुक झुक कर सलाम करते देखा है? एक और दोहा, सुख हित श्याला समाज हिंदू अकबर वश हुआ, रोशीलो मृगराज परवश रहे ना प्रताप सी। अर्थ क्या? सुख के लिए सियारों यानी कायरों का समूह अकबर के अधीन हो गया
क्रोधी सिंह के समान महाराणा प्रताप कभी पराधीन नहीं हुए। हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े इतिहास को लेकर आज हमारे साथ कोई और नहीं, महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी जुड़ चुके हैं, जो हाउस ऑफ मेवाड़ के 77वें संरक्षण कस्टोडियन हैं। लक्ष्यराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज की पाठशाला में। सबसे पहला सवाल, मोहन भागवत जी के बयान से आज की तारीख में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जब वो ये कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था? नहीं, मैं पूरी तरीके से उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और अब ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये चीजें जो है वो खुलकर जो है वो कही जा रही हैं, और खास तौर के ऊपर सही मंचों से और सही व्यक्ति विशेष से जो है ये बात की जा रही है। और इसके पहले भी मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बात और किसी दिन के ऊपर नहीं कही गई। महाराणा प्रताप के जो है वो जन्म जयंती के ऊपर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस बात को कहा गया, जो कि हम लोग इतने समय से जो है वो गुहार लगा रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप की जयंती हो उसको हम लोग उनकी तिथि के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से जो है वो मनाई जाए। वो तो कल हुआ ही है, लेकिन लक्ष्यराज जी, ये जो इतिहासकार पढ़ाते आए हैं, आप तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सरकार से क्या डिमांड करेंगे कि सिलेबस में आज जो बात हो रही है कि हल्दी घाटी तो इनकंक्लूसिव था, तो जीता कैसे कोई, उसे बदला जाए? बिल्कुल, मैं ये जरूर गुहार लगाऊंगा। और मैं मानता हूं कि कल के पावन अवसर के ऊपर इस बात की शुरुआत भी हुई। इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा मंच जो है और इससे अच्छा स्थान और व्यक्ति विशेष हमको नहीं मिल सकते थे जिन्होंने इस चीज के बारे में चर्चा करी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है कि हम तो कहेंगे सिलेबस को बदल दिया जाना चाहिए।